वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रैक्टिसिया लीगल। आज हम पढ़ेंगे क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्राइम क्या है। जब हम क्राइम की बात करते हैं तो मॉडर्न लॉ में ये माना जाता है कि देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ क्राइम, राइट। यानी कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है जो क्राइम को डिफाइन करता है। इसका मतलब ये है कि फॉर ए रीजन, मतलब एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए एक पार्टिकुलर एक्ट क्राइम हो सकता है, बट फॉर अदर स्टेट इट माइट नॉट बी द सेम केस, राइट। इसलिए ये बोला जाता है कि कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है क्राइम। लेकिन एक डेफिनेशन जो एक्सेप्टेबल है वो ये है कि एक क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट पनिशेबल बाय द स्टेट विद द अथॉरिटी। क्या है? इट्स अनलॉफुल एक्ट दैट इज पनिशेबल बाय द स्टेट विद द अथॉरिटी। फॉर एन एग्जांपल, मर्डर हो गया, रेप हो गया, थेफ्ट हो गई, रॉबरी हो गई, ये सारे ऐसे एक्ट हैं दैट इज व्हाट दैट इज पनिशेबल बाय द स्टेट एंड इट इज आल्सो अनलॉफुल, राइट। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उस एक्ट को तो हम नहीं बोलते हैं ना कि भाई आप ड्राइव कर रहे हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो, आप क्राइम कर रहे हो, ऐसा नहीं कहा जाता है, राइट। बिकॉज इट इज नॉट अनलॉफुल एंड आइदर इट इज पनिशेबल बाय द स्टेट। यानी जो एक सिंपल सा डेफिनेशन है क्राइम को समझने के लिए हमको बस इतना याद रखना है कि क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट दैट इज पनिशेबल बाय द स्टेट ऑफ द अथॉरिटी। सर, कोई भी एक्ट जिसको स्टेट के द्वारा पनिशेबल और अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है, उसको अगर आप करते हैं तो क्राइम कमिट कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है। पहला है ह्यूमन बीइंग, यानी वो जो क्राइम है किसके द्वारा कमिट किया जाना चाहिए, ह्यूमन बीइंग के द्वारा। दूसरा क्या, उस क्राइम के पीछे मेंस क्या होना चाहिए, एक मेंटल एलिमेंट होना चाहिए। तीसरा क्या है, फिजिकल स्टेट में फिजिकल एलिमेंट होना चाहिए। और एप्ट से क्या है, किसी को इंजुरी होना जरूरी है। ये चार एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है। दूसरा मेंस लिया, तीसरा हरकत लिया, चौथा इंजुरी। आगे बढ़ते हैं, पहला ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या एनिमल्स को भी प्रोसिक्यूट किया जाता है क्राइम के लिए। अभी के टाइम में मॉडर्न लॉ में नहीं, लेकिन अगर एंशियंट और मेडिवल पीरियड की बात करें, उस पर एक एनिमल को भी प्रोसिक्यूट किया जाता था, उनको ट्रायल पर रखा जाता था, उनको एडवोकेट्स मिलते थे रिप्रेजेंट करने के लिए। और बेस्ड ऑन दी एविडेंसेस, अगर वो गिल्टी होते थे या फिर उनको एक्विट किया जाता था। ठीक है, pigs, dogs, horses and rats were prosecuted for killing children, damaging crops or spreading diseases. And they were trials were also held in public and animals lost guilty. वही चीज है कि एंशियंट और मेडिवल टाइम में जो है ट्रायल्स होते थे, प्रोसिक्यूशन होते थे, बट मॉडर्न लॉ में ऐसा नहीं है। मॉडर्न human beings are criminally liable because they can criminal. Few human beings liable है because they can form criminal intent। इसका मतलब ये है कि उनको पता होता है कि वो जो एक्ट करते हैं उससे उसका consequence क्या है। अगर मैं किसी को गोली मार रहा हूँ तो मुझे पता है कि उसका consequence क्या होगा, कि डेथ, राइट। बट जब एनिमल की बात आती है तो ये माना जाता है कि भाई एनिमल तो इंटेंट फॉर्म कर नहीं सकते, पर्पस उनका नहीं बताया जा सकता, ना ही उनको नॉलेज होगा। अगर उनके पास अगर कोई गन है या कोई एनिमल गन को चला देता है, तो मे बी हम कैसे पता कर लें, उसको पता था कि उस एनिमल को पार्टिकुलरली पता होगा कि गोली चलने से किसी की जान चली जाएगी, राइट। आप पर्पस एनिमल के केस में नहीं पता कर सकते, इंटेंशन या नॉलेज नहीं पता कर सकते कि एनिमल में कितना है। दैट इज व्हाई क्या है, एनिमल्स आर नॉट क्रिमिनल, ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिमिनली लायबल फ्रॉम द इंटेंट। ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, सेम ह्यूमन बीइंग, ना ही कि इंसान, ना ही इंसेंट पर्सन। यानी अगर एक ऐसा ह्यूमन बीइंग क्राइम कर रहा है जो कि इंटॉक्सिकेटेड है, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, या फिर इन्फेंट है, बच्चा है, वो उस मान के लिए बच्चे के हाथ में अगर चाकू है, वो किसी पर अटैक कर, तो नहीं पता उस चाकू से क्या होगा, बिकॉज़ ही इज नॉट कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दैट टूल, राइट। तो उस केस में भी एग्जेम्प्टेड होते हैं। इन्फेंट्स, इंसेंट पर्सन, सब अंडर लीगल कैपेसिटी। तो ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक सेम ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप इनफैक्ट इंसेंट पर्सन है तो उसमें एग्जेम्पशन मिलता है, और एनिमल्स आर नॉट लाइक बिकॉज़ दे कैन। तो फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर एनिमल्स नहीं, मतलब अगर एनिमल्स को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता है, तो क्यों ना हमें, अगर किसी का मर्डर करना है या कोई भी कुछ किसी को मतलब मारने की मेरे अंदर इच्छा है, तो क्यों ना मैं अपने पेट को ट्रेन कर दूं और उससे करवा दूं, right? But that cannot happen because the keeper may be held civilly or criminally liable, depending on negligence और knowledge of the animal's danger। उस एनिमल को तो बिल्कुल प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि आपने ट्रेन किया है
आपका पर्पस था उसके पीछे, वो पर्टिकुलर एक्ट के पीछे, तो ऑब्वियसली द ओनर और कीपर या जिसने ट्रेन किया उसको तो प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। नहीं, पहला एलिमेंट वो क्या था, ह्यूमन बीइंग, यानी अगर वो जो क्राइम है या क्राइम है तो किसके द्वारा किया जाना चाहिए, जानवर के द्वारा नहीं, एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा। दूसरा एलिमेंट देखते हैं हम लोग, वो है मेंस रिया। मेंस रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है गिल्टी माइंड, राइट? एंड द डेफिनेशन ऑफ मेंस रिया इज, मेंस रिया refers to the mental element of a person's intention that crime is wrong। मीन्स दो चीजें हैं, अगर मैं पढ़ जा रहा हूँ तो मेरा कुछ तो इंटेंशन में कुछ तो मेंटल एलिमेंट होगा, राइट? जिस वजह से मैं इसको मारना चाहता हूँ, मे बी रिवेंज, मे बी कोई और कारण हो सकता है कि मुझे उससे जमीन खरीदना, वो रेडी ना हो, मैं धमका कर या इसको मार के उससे जमीन को हड़पना चाह रहा हूँ। देयर मस्ट बी सम पर्पस बिहाइंड इट, राइट? बिना पर्पस के तो मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ, मर्डर करने का सोच ले रहा हूँ, तो जरूर कुछ पर्पस होगा, राइट? तो मेंस रिफर टू द मेंटल एलिमेंट ऑफ पर्सन's इंटेंशन with a knowledge that one's action is wrong and the नॉलेज। नॉलेज की अगर बात करें, अगर मैं कोई पार्टिकुलर एक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइडिंग अ बुलेट, राइट? तो मुझे पता है कि अगर बुलेट किसी को लगेगी तो उससे क्या होगा, अगर सेम पर्सन तो क्या होगा, अगर मेरे बंदूक से गोली चलती है और किसी इंसान को जाकर लगती है तो ऑब्वियसली उसकी जान जाएगी, राइट? द कंसिक्वेंस विल बी डेथ। ये चीजें तो मुझे इस चीज का नॉलेज तो है ना, कि मैं ये नहीं बोलूंगा भाई मैंने गोली चलाई थी, मुझे लगे कि गोली चलाते हो, मुझे चलाने से दूसरी जिंदगी या दूसरी जिंदगी और 7 जिंदगी और मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। गोली चलाने का अर्थ क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर वो हिट करती है पूरे से जाकर तो इट विल रिजल्ट इनटू इज डेथ। तो ये चीज या तो नॉलेज होना चाहिए। It refers to the mental state or state of mind of a person at the time of committing crime। एक टर्मिनोलॉजी है एटस नॉन फेसिट रियम नेसी में सिट रिया। इसका मतलब ये होता है कि a person is not criminally liable simply for doing a wrongful act unless it is done with a guilty mind। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें एक्टर्स रियस रियस को भी समझना पड़ेगा, बट इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, अगले स्लाइड में एक्टर्स रियस को नहीं पढ़ेंगे। इसका कहना ये है कि पर्सन इज नॉट क्रिमिनली लायबल सिंपली डूइंग अ रॉन्गफुल एक्ट ओनली सिंपली डन विद द गिल्टी माइंड। जब तक से आप गिल्टी माइंड ना हो और आप कोई क्राइम के चाहूंगा, मैं किसी का मर्डर करूं, मैं किसी घर में चोरी करने गया, क्या कोई मुझे धमका कर ये बोलता है कि भाई बैंक से जाओ, बैंक से मैनेजर से 10 लाख रुपए अगर तुम चुरा कर नहीं लाते हो, छीन कर नहीं लाते हो, तो तुम्हारे घर पे मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, राइट? वहां मेरा कोई गिल्टी माइंड नहीं था, राइट? दूरेस के अंदर, फोर्स के अंदर कंपेल किया गया मुझे, तब जाकर मुझे वो एक्ट करना पड़ा। तो वहां तो मेरा कोई गिल्टी माइंड नहीं था। जब मेरा गिल्टी माइंड नहीं रहेगा तो वो हम क्रिमिनली लायबल भी नहीं किए जाएंगे, वो ठीक है। यही कहना है यहाँ पे कि पर्सन नॉट तो गिल्टी माइंड का होना बहुत ही जरूरी है। मेरे से क्या रेफर टू द इंटेंशन नॉलेज दैट कि मैटर करने का पर्पस की नहीं, अगर वो आप एक्ट कर रहे हैं तो नॉलेज है कि नहीं, और ऑब्वियसली गिल्टी माइंड आपका है कि नहीं उस एक्ट के करने के पीछे, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप लाइफ में वर्क नहीं करते हैं। बट एक एक्सेप्शन भी है मेंस रिया में, जहाँ मेंटल इंटेंट ना भी हो, मेंटल एलिमेंट ना भी हो, तो तब पर भी आपको लाइफ में प्रमोट किया जा सकता है। किस चीज में होता है, जब हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है। बस इतना ही यानी कि उसका पर्पस क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट स्पेशली इन द एरियाज लाइक हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को कि कब मेंस रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्टर्स रियस जो होता क्रिमिनली लायबल होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एक अल्कोहल शॉप के ओनर है, ठीक है, आपकी दुकान है अल्कोहल की और आप बेच रहे हो, वहां पे 18 साल से कम या माइनर बच्चा बेच देते हैं, फिर बाद में ये डिफेंस डिफेंस लेते हैं कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि ही इज अ माइनर, राइट? तो ये चीजें वहां पे ये डिफेंस वैलिड नहीं होगा, राइट? क्यों? क्योंकि एक पर्पस है सैमसंग के यहाँ पे, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। तो उस केस में भले ही मेंटल एलिमेंट नहीं था, भले ही बोले कि यार मेरे कोई पर्पस नहीं था या मुझे नॉलेज नहीं थी इस चीज की कि वो माइनर है, फिर भी आप क्रिमिनली लाइफ किए जाएंगे क्योंकि आपने माइनर को शराब बेची। ठीक है, ये मेंस का एक एग्जेप्शन है। एग्जांपल से मेंस को समझते हैं। इफ ए इंटेंशनली किल्स बी, ठीक है, ए ने इंटेंशनली बी को किल किया, तो डेफिनेशन से ये पता चलता है कि इंटेंशन होना चाहिए मारने का, तो वो मेंस रिया हो गया, ठीक है, डायरेक्टली आप समझ सकते हो।
दूसरा एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस क्या है कि इफ ए न्यू गिविंग रॉन्ग मेडिसिन कुड किल बी स्टिल गिव इट नॉलेज था दैट इज मीन्स किया यानी ए को पता था फॉर एग्जाम्पल कि ए को इफ ए न्यू गिविंग रॉन्ग मेडिसिन कुड किल बी एंड स्टिल गिव इट फॉर एग्जाम्पल बी को दवा खाने का आदत है ठीक है उसे एक पार्टिकुलर दवा दिया जाता है खाने के लिए मेरी बीपी का हो राइट या शुगर का उसे दो रोज दवा मिलती है खाने के लिए बी जो ए को तो पता था कि तो दवा रखी गई है मे बी वो पॉइजन उसको नॉलेज था इस चीज का कि अगर ये हम दवा उसको देते हैं तो क्या होगा वो पर्टिकुलर व्यक्ति की क्या डेथ हो जाएगी फिर भी वो उस दवा को उसको देता है तो क्या है ये बस खुली तो क्या गया उसे नॉलेज तो थी ना उस दवा के बारे में फिर भी उसने दिया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई यहीं पर वो दवा और उसे नहीं पता होता कि दवा किस चीज के और उसने पास कर दिया होता और उस खाने के बाद उसके बाद उसकी जान जाती तो उस केस में नहीं होगा बट जब उसे पता था उस दवा से किसी की जान जा सकती है बी की जान जा जा सकते उसके बाद में उसे उसने दिया तो उसे नॉलेज था दवा के बारे में राइट ये भी क्या है मेंस लिया है इंटेंशन हो मेंस लिया हो या गिल्टी माइंड हो फॉर एग्जाम्पल इन मर्डर द मेंस लिया वुड बी द इंटेंशन टू कज डेथ मर्डर में क्या होता है मेंस लिया क्या होता है डेथ का पर्पस क्या होता है क्या कौन सा कॉन्सिक्वेंस अचीव करना चाहता है अगर आप किसी को मर्डर करने जा रहे हो तो इसलिए डेथ आप चाहते हैं कोई इंसान मर जाए राइट तो ये होता है मेंस लिया तो मेंस लिया का होगा दो लाइन में मेंस लिया मेंटल एलिमेंट ठीक है इंटेंशन नॉलेज एंड गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है किसी भी एक्ट में उसको क्राइम डिक्लेयर करने के लिए या क्रिमिनली लाइबल होल्ड करने के लिए तीसरा क्या है एक्टस रियस ये भी एक लैटिन टर्म है इसका मतलब क्या होता है गिल्टी है ठीक है एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है एक्टस रियस को डिफाइन करने के लिए कि एक्टस मैनिफेस्टेशन ऑफ मेल्स ठीक है एक्टस रियस क्या है मैनिफेस्टेशन ऑफ मेल्स व्हाट एवर यू मैनिफेस्ट मेल्स when happens practically is actors years. पहली बार एक टर्म किसने यूज किया था प्रोफेसर कैनी वर द फर्स्ट टू यूज दिस टर्म इसका डेफिनेशन ये है कि actors years is a voluntary physical act or unlawful omission that causes a prohibited measure forming the standard element of a term कहने का अर्थ है कि actors years जो है वो voluntary होना बहुत जरूरी है कहते हैं voluntary होना जरूरी है और unlawful omission होना ये होना भी और omission होना भी इसका अर्थ होना भी समझ सकते ऐसा कोई एक्ट करते हैं कि they did something the law forbids or they fail to do something the law requires इसको हम एग्जांपल से समझते हैं ऐसा एक्ट करते हैं which law forbids फॉर एग्जांपल मर्डर करना या इवन थेफ्ट करना राइट लॉ फॉरबिड्स आप किसी के घर में जाके चोरी कर लेते हैं राइट थेफ्ट करते हैं तो क्या हो गया लॉ फॉरबिड्स थेफ्ट को और आप वो काम कर रहे हैं ऑब्वियसली you are going to be hold criminally liable दूसरा क्या है कि they fail to do something the law requires कि आपने ओमिशन किया आपका रिस्पांसिबिलिटी था ड्यूटी था किसी कार्य को करने के लिए लॉ ने इंट्रस्ट किया था आपके ऊपर वो चीज को करने के लिए और आप नहीं करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर इसको समझे फायर फाइटर्स की बात किसी घर में आग लगी हुई है क्या आप उस घर के पास जाएंगे अपने टीम को लेकर और उस घर के आग जो आग लगी हुई है उसको बुझाएंगे वहां पे जो भी लोग फंसे थे उसको बचाएंगे बावजूद आप बिना लेकिन आप फायर फाइटर है फिर भी क्या करते हैं उस घर के पास जाता है और बैठे रहते हैं अपना काम नहीं करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है आप उस जगह पे नहीं पहुंचते राइट नो इंटरेस्टेड यू राइट यू शुड समथिंग राइट फायर फाइटर का काम घर में आके तो आपको बुझाना हम नहीं कर रहे थे आप वहां मान के चलो बैठ के देख रहे हो अच्छा आग लगी है या फिर आप बाकी व्यक्ति के जो बाकी व्यक्ति के जैसे आप भी चिल्ला रहे हो कि बचाओ बचाओ आप तो क्या एक्ट किया है तो उसमें चीजें यानी फाइटर से दो 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 चीजें होती है दे डिड समथिंग द लॉ फॉरबिड्स ठीक है आप ऐसा कुछ करते हो जो लॉ में पनिशमेंट डिक्लेयर किया गया या फॉरबिड किया गया और यू फेल टू डू समथिंग द लॉ रिक्वायर्स या आप ऐसा कुछ नहीं करते हो जो लॉ रिक्वायर्स यू टू डू ठीक एक्टर्स केस में क्या होना चाहिए इट मस्ट बी वॉलेंटरी ठीक है जो भी आप कर रहे हो बहुत ही वॉलेंटरी होना चाहिए जैसे फोर्स एट गन पॉइंट कोई ऐसा एक्ट करवाता है जैसे वही अगर चोरी वाली चीजों को समझते हैं कि मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बच्चा है उसके गन पॉइंट पे रखा गया है बोला गया कि तुम जाओ ये पार्टिकुलर बैंक में से 10 लाख रुपए लेके आओ राइट एक्ट तो भाई जाकर छीन कर आना किसी के बैंक में से पैसे चोरी करके आना इज अ क्राइम राइट पर जस्ट बिकॉज इट नॉट वॉलेंटरी मैंने अपने शिक्षा अनुसार उस चीज को नहीं किया आई डिड ऑन द ड्यूरेस्ट राइट
फोर्स किया गया, मुझे कंपेल किया गया, इसलिए मुझे वो चीज करनी पड़ी। इस केस में भी मुझे एक्सेप्शन मिलेगा, आई विल नॉट बी होल्ड क्रिमिनली लाइबल। एग्जांपल क्या है, जैसे और भी enforced at गन पॉइंट, सीजर, स्लीप वॉकिंग एक्सेट्रा में नॉट क्वालिफाई इज अ क्राइम। यानी एक्टर्स केस अगर समझे, एक्टर्स केस क्या होता है, फिजिकल एस्पेक्ट। दूसरा चीज क्या होता है, टॉक्स अबाउट गिल्टी एक्ट। तीसरा ये चीज है कि either you are doing something which law forbids, और either you are not doing something which law requires you to do। ठीक है, इसलिए मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंस लिया। आगे बात करते हैं इंजुरी के बारे में। इंजुरी को सेक्शन 2+1 सेक्शन 2(1)(j) ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 डिफाइंस इंजुरी सिमिलरली। इंजुरी मीन्स एनी हार्म व्हाट एवर कस एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। जब ये इंजुरी की बात करते हैं तो कॉमन सेंस में क्या, वी जस्ट थिंक अबाउट बॉडीली इंजरी, जैसे किसी ने मारा होगा तो मुझे चोट लगी होगी, या मेरा खून गिर रहा होगा, या फिजिकल हार्म की ज्यादा बात करते हैं, राइट। तो वैसे ही इंजुरी में अगर किसी ह्यूमन के द्वारा मेंटल एलिमेंट उसका प्रेजेंट है, उसका सीरियस असर किया गया है, जिससे आपको इंजरी पहुंचती है। इंजरी सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी या माइंड को ही पहुंचे, हो सकता है रेपुटेशन और प्रॉपर्टी पे भी इंजरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको डिफेम किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने मर्डर किया ही नहीं, लेकिन समाज में ऐसा आपको फैलाया जा रहा है, लोगों के बीच में कर रहे हैं, देखिए इसमें तो चाचा मर्डर की हुई, इससे क्या होता है, आपका डिफेमेशन होता है। इससे लोग क्या, जो आपसे करीब रहना चाहते हैं या जो अच्छे लोग होते हैं, शायद आपको क्रिमिनल समझ रहे हैं और आपसे दूर जाने लगे, राइट। इससे आपके रेपुटेशन का तो हार्म हुआ ना। तो ये भी इंजुरी के अंदर नहीं आता। प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ट्रेस पास कर रहा है कोई, आपके घर में जाके कोई चोरी कर रहा है, राइट। दैट इज नॉट एन इंजुरी टू योर बॉडी ऑब्वियसली, बट इवन टू प्रॉपर्टी। तो इसको भी हम लोग इंजुरी इंजुरी में ही काउंट करते हैं। इंजुरी इज ऑफन कंसीडर्ड एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम, इट मस्ट इन्वॉल्व हार्म प्लस इनहिबिटिंग एनी इंडिविजुअल, ए ग्रुप ऑफ पर्सन, सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, इंडिविजुअल के रूप में एक व्यक्ति को ही हो गया एक्शन, एक इंडिविजुअल को भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन को भी हो सकता है, और एक पूरे समाज को भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति मेरा मर्डर करना चाहता है, तो इंजरी किससे होगा, सिर्फ मुझे होगा, मेरी जान जाएगी। बट अगर कोई टेररिस्ट है या कोई व्यक्ति है जो बॉम्ब फेंक देता है क्राउड, स्पेशली ग्रुप ऑफ पर्सन विल डाई, राइट। इंजरी पूरे ग्रुप ऑफ पर्सन को होगा, पूरे समाज को होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट समझना है, इंजरी नॉट लिमिटेड टू फिजिकल हार्म, इसे फिजिकल हार्म तक लिंक्ड नहीं है, राइट। कैन बी टू रेपुटेशन और प्रॉपर्टी आल्सो। Certain offences are punishable even in the absence of actual harm to any person. Certain कुछ कुछ चीजें होती है जिसमें actual harm ना भी हो फिर भी वो punishable होता है। For example, this is also punishable। क्यों? The reason is कि अगर आपके पास, आपको ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती हो, आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, लेकिन आपका जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसके लिए भी आप पनिशबल किए जाएंगे, राइट। भले ही किसी को हो या ना हो, पर जस्ट बिकॉज यू डिडंट फॉलो द लॉ, उसके लिए भी आपको पनिशमेंट। क्यों ये चीज की जाती है, सच ऑफेंसेस आर penalized टू अपहोल्ड पब्लिक सेफ्टी एंड लीगल कंप्लायंसेस rather than to remedy इंडिविजुअल हार्म। यानी पब्लिक सेफ्टी एंड लीगल कंप्लायंसेस के लिए आपको वो पनिशमेंट दिया जाता है। दो आप कह सकते हैं भाई मैं बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था, या मैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक चला रहा था, इससे किसी को हार्म थोड़ी हुआ है, किसी को चोट थोड़ी पहुंची है, फिर भी सजा दिया जा रहा है। इट इज डन टू अपहोल्ड पब्लिक सेफ्टी एंड लीगल कंप्लायंसेस। ये रहा इंजीनियरिंग में। मैंने जो ये आपको बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी की बात की, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने इस स्लाइड में लिखा है। इंजुरी टू बॉडी मींस स्लैपिंग एंड स्टैबिंग एटसेट्रा। यानी आप किसी को मार रहे हो, स्टैप कर रहे हो, वो बॉडी का इंजरी हो गया। माइंड का कैसे होगा, हरासमेंट कर रहा है कोई आपका, आपके छेड़खानी कर रहा है, उससे आपको माइंड का इम्पैक्ट पड़ता है। इंजुरी टू रेपुटेशन, उसमें डिफॉर्मेशन, आपको डिफेंड किया जा रहा है समाज में, वो हो गया। इंजुरी टू प्रॉपर्टी, theft, mischief, assault, criminal trespass, ये जस्ट देयर आर बीइंग फ्यू एग्जांपल, इससे बड़ी लिस्ट है। तो ये चीज है, तो क्या पढ़ा, क्राइम क्या होता है, देन एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होता है, चार होते हैं, राइट। ह्यूमन बीइंग, एक्टर सीरियस, मेंस रिया एंड इंजुरी, राइट। अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में। ठीक है, तब तक से जुड़े रहिए प्रैक्टिस लीगल के चैनल के साथ। प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।